कोड लिखो, रन करो और देखो क्या हो। अब क्या हुआ, 57 है, फिर न्यू लाइन पे h है, फिर न्यू लाइन पे बाकी का सेंटेंस है, वो क्या कहलाता है, डेटा टाइप। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और सी प्रोग्रामिंग की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला लेक्चर महेश के द्वारा दिया गया था और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग के बता दिए गए थे। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी बेसिक प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आज हम एक बुक का सहारा लेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है और रिटन बाय यशवंत पी कनेटकर। तो देखो करना क्या है, आज मैं तुमको क्या बताऊंगा ये समझो। मैं तुमको बताऊंगा सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं डिस्प्ले पे हम कुछ, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इनपुट और आउटपुट का कैलकुलेशन करके कोई वैल्यू को कैसे निकालते हैं, और उसी में बहुत सारी चीज़ें मैं और भी बताऊंगा जो कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विथ सी, तो थ्योरी पार्ट जो पहले लेक्चर का था वो अगर तुमने नहीं देखा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुम बीसीए कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हो या वेब डेवलपमेंट तुमको आती है या कोई दूसरी लैंग्वेज सीख चुके हो और सी सीखना चाहते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इतना तो जानते ही होगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए उसका जो सिलेबस है वो लगभग 80% थ्योरी ही होता है, यानी कि तुमको याद तो करना ही पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो बाद में बताऊँगा, पहले मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ तुम्हारे लिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे उसमें सी का कंपाइलर जो कि जीसीसी पे बेस होता है वो कैसे डालना है, वो तुमको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो मैं एक बनाता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम का, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेते हैं। और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम के साथ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसको सेव करने के लिए हमको .c लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कंपाइलर को समझ में आए कि इसको रन कैसे करना है। और एक्सटेंशन आप कोड रनर का ज़रूर डाउनलोड कर लें। कोड रनर का एक्सटेंशन से क्या होगा, आप यहाँ से जाओगे सीधे से डिबग कर दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पे .c का यूज़ किया हुआ है। तो देखो पहली लाइन हमेशा यही होती है, बेसिक है ये, कि हमको इंक्लूड का यूज़ करना होता है, और इंक्लूड में हम यूज़ करते हैं stdio.h। ठीक है, stdio.h हमारे पास क्या होती है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल होती है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। इस पे क्या होता है, हमारे पास इनपुट और आउटपुट देने की जितने कमांड होते हैं वो सारे यहीं पे स्टोर होते हैं, इनका प्रोटोटाइप यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोग्राम मुझे लिखना है बहुत ही सिंपल है, मैं सीधे लिख ही देता हूँ, देखो। ठीक है, तो मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट दे देता हूँ, और प्रिंट एफ देने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये हमारा जो सिंपल सा प्रोग्राम था वो बनकर रेडी हो गया। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। देखो रन कराने के लिए क्या है, देखो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अभी मैंने यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक आउटपुट दिया कि मुझे स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिख के आना चाहिए, और हेलो की स्पेलिंग पे कोई दिक्कत हो तो समझ लेना अपने से। क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं जो आप वीडियो पे देखोगे डिस्क्रिप्शन पे, वरना बहुत बार दिक्कत आती है कि प्रोग्राम रन नहीं होता है, तो वो थोड़ा समझ लेना। अगर यहाँ तक नहीं कर पाए तो फिर भाई दिक्कत है। डिबग करता हूँ प्रोग्राम को और जीसीसी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारी जो जीसीसी फाइल है वो बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ सीधा जाऊँगा और यहाँ रन कर दूंगा प्रोग्राम, और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो हमारी जीसीसी फाइल बन चुकी है। अब मैं जाऊंगा अपने सी पे और यहाँ को रन कोड कर दूंगा, और मेरा जो प्रोग्राम है वो देखो रन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल पे है वो आउटपुट जो था, अरे यार आउटपुट तो दिखाने दो। तो ये देखो, ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है, आउटपुट आ चुका है। तो हमने यूज़ क्या किया, देखो इंक्लूड क्या थी, ये है हमारा हेडर फाइल, ये स्ट्रक्चर है। अगर तुमको प्रोग्राम लिखना है, कितना भी लिद्दड़ प्रोग्राम हो और कितना भी बेसिक प्रोग्राम हो, कितना भी हाई क्वालिटी का प्रोग्राम हो, ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, ठीक है, हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल होने वाला एक फंक्शन है, यानी कि प्रोग्राम कॉल हुआ तो भैया ढूंढता है कहाँ जाऊँ, मेन पे जाओ, अगर जो कहता है मेन वो करो।
ठीक है, मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है। फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन हमारा कौन सा है, मेन फंक्शन है। ये चीज़ याद करने वाली है तो याद कर लेना। प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट निकाल के देता है। अब मैं तुमको वेरिएबल समझाने वाला हूँ, ठीक है, डेटा टाइप और वेरिएबल। किसी वेरिएबल को लिखने के लिए वेरिएबल क्या होता है, देखो कभी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तुमने, तो x इज इक्वल टू 5 लेट करते थे ना मैथ पे, लेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 और क्या करो x प्लस वाई कर दो। पर ये हमारे लिए तो ठीक है, पर कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर को क्या चाहिए, ये जो x है वो क्या कहलाता है, डेटा टाइप। ये जो x है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ये एक वेरिएबल नेम है। इसको मैं राम भी कर सकता हूँ और y को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी। ये एक नाम है, जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने रख दिया, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ समझ रहे हो, ये सेमी कॉलन मैं लगा रहा हूँ क्योंकि सेमी कॉलन इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ लाइन या एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। यानी किसी प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट खत्म करने के लिए हमको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। और देखो अभी भी एरर आ रही है क्योंकि उसको नहीं पता सी प्रोग्रामिंग क्या है। सी प्रोग्राम जो होता है हमारा एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्राम होता है, यानी कि कंपाइलर को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अभी तक उसको पता नहीं है राम क्या है, हमको तो पता है राम क्या है, 5 क्या है। अच्छा बताओ 5 क्या है, 5 हमारा एक इंटीजर टाइप है, ठीक है, 5 क्या है हमारा एक इंटीजर है। और 7 क्या है, 7 भी हमारा एक इंटीजर है। पर प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा, अगर तुमने वो पढ़ा होगा, एक मिनट स्पेलिंग गलत है ना, बता ही देता हूँ। अगर तुमने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन में क्या होता है, हमको अगर ये प्रोग्राम लिखा होता कि आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो डेटा टाइप को समझ जाता है डिफ़ॉल्ट से। पर यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब देखो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ तो कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा, चलो करके दिखा देता हूँ, रन कोड करता हूँ और हमारा जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड है। तो ये 5 और 7 कहाँ चला गया, कुछ नहीं, तुमने बोला 5, सोनल 7, अरे तो कंपाइलर को उससे क्या मतलब, 5 7 हो या 50 हो, कुछ भी करो। जब तक तुम किसी प्रोग्राम का आउटपुट निकालोगे नहीं, यानी कि जब तक कुछ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराओगे, तब तक तुमको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा। उसने अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू इंटर भी करा देता हूँ, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है राम और सोनल का सम। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ उसको, अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y लेते हैं और x और y को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके कुछ भी करके मुझे इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, ठीक है। ये करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो बहुत आसान है, कई तरीके होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। अब देखो तरीके क्या होते हैं, यहाँ पे हम एक नई चीज़ पढ़ लेंगे जो कि थोड़ा टॉपिक से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम लोग अभी इतना समझ पाए हो कि नहीं, कि स्क्रीन पे आउटपुट कैसे निकालेंगे, डेटा टाइप डिफाइन कैसे करेंगे। डेटा टाइप यानी कि देखो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ इंटीजर लिया है और मैं अभी इंटीजर के साथ ही काम करूँगा जब तक मैं तुम्हें आगे का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा देता, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा और तुमको कंफ्यूज कर देता हूँ। तो देखो प्रिंट एफ करेंगे, परसेंटेज डी मैंने यहाँ पे लिखा, परसेंटेज डी लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा किया और x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होना चाहिए आउटपुट, जैसे कि अगर आउटपुट होना चाहिए 50 + 7 यानी कि 57 हमारे पास आउटपुट आ जाना चाहिए। तो आ जाओ कोड, और ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या है 57 और उसके बाद फिर हेलो वर्ड आ गया। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है न्यू लाइन का, जो कि थोड़ी देर में तुमको बताऊंगा। न्यू लाइन यानी मुझे कुछ नई लाइन पर प्रिंट करना है तो मैं /n का यूज़ करता हूँ। /n का यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। यानी कि हेलो वर्ड के पहले एक नई लाइन आएगी, उसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट होगा। अब देखो डिफरेंस, देखो तुम आउटपुट में डिफरेंस देखना। अभी जो पहले कोड था, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ और फिर इसको रन करूँ तो आउटपुट देखो क्या आएगा 57 और हेलो वर्ड। और जब मैं इसको यहाँ पे /n लगा देता हूँ तब क्या होता है, यहाँ पे लगाया और मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो 57 ऊपर है और हेलो वर्ड नई लाइन पे है। पर अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दूँ /n, तब क्या होगा, कोई बता पाएगा? देखो कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि नई लाइन हमको इम्प्लीमेंट करनी है चाहे जहाँ पे करूँ। अगर मैं यहाँ पे एक नई लाइन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तब जरूर फर्क पड़ जाएगा।
पहले क्या प्रिंट होगा, पहले 57 प्रिंट होगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये परसेंटेज डी क्या है ये तुमको मैं बताऊंगा अगले क्लास पे, ठीक है। परसेंटेज डी बेसिकली किसी इंटीजर को आउटपुट देने के लिए, इंटीजर का आउटपुट देने के लिए हमको परसेंटेज डी यानी कि डेटा प्रोटोटाइप हमको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफायर्स बोलते हैं, कि किस तरह का डेटा हम प्रिंट कराने वाले हैं ये भी हमको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, कि यहाँ पर एक इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा कि कैरेक्टर आएगा, क्या आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे मैं तुमको बताने वाला था कि फ़र्क क्या आएगा, रन करके देख लेते हैं। और क्या सिंपल है, कोड लिखो, रन करो और देखो क्या होगा। अब क्या हुआ, 57 है, फिर न्यू लाइन पे एच है, फिर न्यू लाइन पे बाकी का सेंटेंस है। इतना तो समझ गए होगे कि /n लगाने से नई, और जहाँ पे लगाओगे वहीं पे आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ तो हमको जो परफेक्ट आउटपुट है वो हमको मिल जाए। अब मैं तुमको बताता हूँ थ्योरी पार्ट पे, चलते हैं, आ जाओ। सी के कैरेक्टर सेट्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टर सेट्स यानी कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये भी एक तरह का कैरेक्टर है, y भी एक कैरेक्टर है, 7 भी एक कैरेक्टर है, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने पे वो देख लेते हैं। हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर पे और स्मॉल लेटर पे। डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ पे होगा, यानी कि ASI स्काई वैल्यू कैरेक्टर्स जितने हैं वो सारे आप सी प्रोग्राम पे यूज़ कर पाओगे। अब देखो कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हमारा कांस्टेंट, ये वैल्यू 50 है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट दिया है। कांस्टेंट है यानी कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे 40 कर दूं और इसका आउटपुट फिर से देखूं तो देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 47 आने लगा। अब यहाँ पे एक नई वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कराऊं, देखो +x मैंने एक बार, अब देखो आउटपुट क्या होएगा, यानी कि 40 + 40 + 7, ठीक है, यानी कि x + y + x, 2 बार मैंने x को ऐड कर दिया है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 87, यानी कि ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टाइप की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, वेरिएबल हमारा नेम जो है, वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू बदल जाए, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल नेम्स होते हैं, जो कि हमारे पास ये है, x एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है, जो कांस्टेंट को दिया गया है। और हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो क्या होता है, कीवर्ड्स एक स्पेशल कीवर्ड होता है, एक स्पेशल वर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इंट, ये लिखा हुआ है मेन, ठीक है, ये लिखा हुआ प्रिंट एफ, ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। जो चीज़ आपको प्रोग्राम में याद करनी पड़े, जैसे कि फंक्शंस के नाम हो गए जो कि पहले से सी प्रोग्राम में है, यानी कि मैं यहाँ पे इंट नहीं लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा तो मुझको क्या आएगी, एक एरर आएगी। अब देखते जाओ कैसी एरर। देखो क्या हुआ, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिपोर्टेड ओनली द ईच फंक्शन इट अपीयर्स इन। तो ये एरर क्या आई है और कहाँ पे आई है वही बता रहा है, यानी कि इंट को हम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेमिंग के रूल्स क्या है वो तुमको आगे बताऊंगा मैं। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं वो तुम देखो, ये हमारे पास सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं सी प्रोग्रामिंग के। कहाँ चले गए, ये रहे, ठीक है। टोटल 32 होते हैं, यही होते हैं 32, और ये सारे के सारे याद कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम पे वो सारे के सारे आप यूज़ करोगे और याद भी कर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर मैं थोड़ी चीज़ और बताऊंगा तुम लोगों को। देखो ऊपर क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी कुछ खास नहीं। कांस्टेंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 होते हैं, इंटीजर मैंने बता दिया है, रियल मैंने अभी नहीं बताया, और कैरेक्टर नहीं बताया, वो आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं बेसिक से बनकर अगर कोई नई चीज़ बना देंगे हम लोग तो वो यहाँ पे आ जाता है सेकेंडरी पे। एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियर, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं अब वो तुमको बताता हूँ मैं आगे जा। तो फिलहाल आज हमने सीखा एक सी का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, स्क्रीन में कुछ प्रिंट कैसे कराएंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैंने अभी तुमको नेमिंग नहीं बताई है, ठीक है, रूल्स नहीं बताए हैं कि नेम कैसे देते हैं किसी वेरिएबल को। बस आज हमने इतना सीखा। और ये देखो एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं ये भूल गया, करली ब्रैकेट का यूज़ क्या है यहाँ, ये लगाना इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो करली ब्रैकेट हमारे पास 2, ये
स्पेसिफाई करते हैं किसी फंक्शन की बॉडी। अगर कोई फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने स्टेटमेंट आएंगे, वो सारे के सारे इन 2 ब्रैकेट के अंदर होंगे। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो हमारा प्रोग्राम गलत हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिफाइन करता है एंड ऑफ द लाइन। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में तुमको बताऊंगा डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और उनको यूज़ कैसे करते हैं, और वेरिएबल की नेमिंग कैसे करते हैं। ये सारा का सारा होगा हमारे अगले पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट्स में और सब मिल जाएगा आपको इस बुक का लिंक, तो वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स के पार्ट 3 में स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज मैं तुम लोगों को सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, लास्ट वीडियो में पहला वीडियो था, उसमें हमने थ्योरी पढ़ी। दूसरे वीडियो पे हमने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी पढ़ी, और तीसरी वीडियो में पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि वेरिएबल नेमिंग कैसे करते हैं और हमारे पास डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और इसी में एक प्रोग्राम बनाऊंगा और समझाऊंगा कैलकुलेशंस के, यानी कि हमारे पास ऑपरेटर्स कितने हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हो गए हमारे पास, और जो जनरल ऑपरेटर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के, कितने कितने होते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं, वो सारा बताने वाला हूँ। तो आ जाओ पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास कि बेसिकली वेरिएबल की नेमिंग कैसे होगी, यहीं से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो, वेरिएबल मैंने तुमको बताया था लास्ट वीडियो पे, ये जो हमारा जो एक्स है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दरअसल एक नाम होता है जो किसी मेमोरी लोकेशन को हम लोग दे देते हैं। ये सारा चीज़ें तुम लोग कहीं पे नोट कर लो या कहीं पे, क्योंकि मैं तो लिख के नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, बुक मैंने तुमको दे दी है, बुक आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझो थोड़ा सा कि जैसे कि मैंने बोला कि 40 है और 7 है और मुझे इसका यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये कहाँ पे जाएगा? मेमोरी पे। जहाँ पे मेमोरी पे जाएगा उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 40 दिया, तो जैसे कि हमारा एड्रेस होता है घर का, वैसे ही मेमोरी में एड्रेस होते हैं जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। अगर उसको प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट एफ और %u, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा एड्रेस ऑफ एक्स। देखो क्या प्रिंट होता है, देखते हैं कुछ आउटपुट आता भी है कि नहीं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, मैं छोटा सा यहाँ पे कोड लिख दिया और ये देखो हेलो वर्ल्ड के बाद क्या प्रिंट हुआ है? 642296। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? ये जो प्रिंट हुआ है 42296, ये क्या है? एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस है रैम में कहीं पे, इस जगह पे, इस पोर्ट पे ये जाके जो 40 की वैल्यू है वो जाके स्टोर हो गई है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। ये समझ में आया? यानी कि मैंने दिया 40, उसने क्या किया? 40 को कन्वर्ट किया बाइनरी पे, बाइनरी पे कन्वर्ट करके उसको कहीं पे जाके स्टोर कर दिया। पर हम यार ये तो नहीं याद कर सकते ना कि 64222। तो हमने कहा भैया ऐसा करो, अपना नाम बताओ चुपचाप, रोल नंबर तो अपने जाके कॉपी में लिखना। तो उसने, हमने क्या कहा कि अच्छा ठीक है सर, नाम मेरा एक्स है, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। अब देखो, जैसे किसी क्लास में 2 नाम के बच्चे होते हैं इसलिए यूज़ करते हैं रोल नंबर। सी प्रोग्राम में ये ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे? प्राइमरी वैल्यू हमारा नाम ही होगा किसी एक लोकल या ग्लोबल स्कोप में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना दूँ, इंट x इज इक्वल टू 9, तब क्या होगा? देखना चाहोगे? देखते हैं क्या होता है। हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि प्रीवियस डिफिनीशन ऑफ x वाज हेयर, यानी कि पहले से ही तुमने एक x बना दिया है, तो x नाम के 2 बंदे पे नहीं हो सकते, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं तुमको बताने वाला हूँ कि आज वेरिएबल की नेमिंग कैसे करते हैं। तो नई एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्लास 2 करके। ठीक है, यहाँ पे हम अपना बेसिक कोड लिखते हैं। एक बार रिवाइज कर लो, क्या लिखते हैं हम लोग? इंक्लूड, और इंक्लूड करेंगे, और बेसिक प्रोग्राम में हमको स्टैंडर्ड stdio.h लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने गलती कर दी है, कोई कमेंट बताएगा मैंने क्या गलती की है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट शुरू करता हूँ। इसमें मेन फंक्शन शुरू करेंगे। मेन फंक्शन एक फंक्शन है जो कि हमेशा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, ये जो इंट है ये ज़रूरी नहीं है, हमें एक फंक्शन का डेटा टाइप देना पड़ता है। पर हम अगर डेटा टाइप ना दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड दे दो, पर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको कुछ भी ना दे के, मैं एक बार तुमको रन करा के दिखाऊंगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट, मुझे एक नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 करना है। तो अब यहाँ पे बारी आती है वेरिएबल का नेम देने की। वेरिएबल नेम के रूल्स सुनो। वेरिएबल नेम अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि किसी वेरिएबल का नेम देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अल्फा न्यूमेरिक, ABCDEFGHIJ के, कैपिटल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यूज़ करेंगे नंबर्स का, और इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नंबर्स का यूज़ करने के लिए हम पहले नहीं लिख सकते इसको, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एक अल्फ़ाबेट से या फिर एक अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। फिर हम बीच में नंबर डाल सकते हैं या फिर लास्ट में नंबर डाल सकते हैं, और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो ये प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है। हमने इंट बनाया पर उसकी वैल्यू दी ही नहीं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे R7 करके हमारा एक वेरिएबल का नेम है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर ला के डाल देंगे। तो उसने कहा यार इंटीजर तो तुम दिए ही नहीं है, क्या करूँ मैं। तो वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू उठा के दे देता है वहाँ पे। यानी कुछ भी उठाएगा अपनी लाइब्रेरी से एक इंटीजर और कहेगा लो तुम लेके बैठो इसको, जब पूरी सब्जी बटने आएगी तब खा लेना, ठीक है। मैं तुमको बताने वाला था वेरिएबल की नेमिंग। तो वेरिएबल नेमिंग मैंने तुमको क्या बताया, इसकी लेंथ जो होती है मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स की होती है, पर अलग अलग कंपाइलर्स पे डिफर कर सकती है, ठीक है। तो इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और छोटा से छोटा वेरिएबल नेम ही यूज़ करना चाहिए। वेरिएबल नेम यूज़ करने के लिए जो बेसिक एक अच्छा तरीका होता है कि जिस काम के लिए उसको बना रहे हैं उस वैसा ही नाम रखें। यानी कि अगर मैं इसको सम दूंगा, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई सम करके वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो मैं इसको डाल दूंगा। अब मैं तुमको एक मल्टीप्लाई करके प्रोग्राम दिखाता हूँ। इंट 9, और इसका नाम देने के लिए हमको देना पड़ेगा T8 दे देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नेम, ताकि तुमको थोड़ा सा लगे। और फिर यहाँ पे मैं एक यहाँ पे फ्लोट देता हूँ। फ्लोट क्या है अभी बताता हूँ तुमको। फ्लोट एक डाटा टाइप है हमारे पास। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास कितने हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डबल, साइंड, अनसाइंड, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, पर अभी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तीन ही चीज़ सीखो, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। डबल में क्या होता है, डबल इज सिमिलर टू फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में हम लोग स्टोर करते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर यानी कि 8.3 को मैं स्टोर कर सकता हूँ इस पर अगर मैं 8.3 को स्टोर करा दूँ इंट में, देखो क्या होगा, इंट u इज इक्वल टू 8.3। अब मैं इन सभी को प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। सम को हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो। इक्वल का साइन क्या होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है, ठीक है। इक्वल क्या है हमारे पास, स्लैश स्लैश इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, वैल्यू को राइट से उठा के लेफ्ट में पटक देता है। यानी कि उसके राइट में लिखा 8.3, उसने कहा अच्छा 8.3, तो ले यू पे डाल दिया 8.3। ये होता है इक्वल का काम हमारे सी प्रोग्राम में। अब मैं तुमको प्रिंट करके चीज़ें दिखाता हूँ। तो प्रिंट एफ, मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज डी का क्या मतलब था। ये हमारे क्या है, मैं तुमको बता ही देता हूँ, देखो। देखो ये हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यूज, प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यूज एंड प्रिंटिंग कैरेक्टर वैल्यूज। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, कि यानी कि जो प्रोग्राम में वैल्यू आएगी, ये तरीका होता है किसी चेंजिंग वैल्यू को यहाँ पे डालने के लिए। यानी कि हमको पता नहीं कि आएगा क्या, पर हमको उसका डेटा टाइप पता है। यानी कि यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, क्या आएगा वो नहीं पता हमको, ठीक है। 7 आए, 8 आए, 9 आए, 12 आए, ये हमको नहीं पता, पर क्या पता है कि एक इंटीजर आएगा, और वो जो भी आए तुम उसको प्रिंट करा देना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज डी यूज़ होता है इंटीजर के लिए, यानी कि डिजिट्स के लिए। परसेंटेज एफ यूज़ होता है फ्लोट के लिए, और परसेंटेज सी यूज़ होता है कैरेक्टर्स के लिए। तो अभी हम लोग डी और एफ का यूज़ करेंगे। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, T8 की वैल्यू प्रिंट करानी है। इसको बंद किया मैंने। अब देखो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मैं इसको रन करा देता हूँ, और इसको मैंने क्योंकि यहाँ पे गलती ये की थी, शायद किसी ने कमेंट बताया हो, मुझे इसको .c के साथ इसको सेव करना पड़ेगा। और अब जाके मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 9। ये हमारा आउटपुट है प्रोग्राम का, क्योंकि मैंने T8 पे क्या डाला था, 9। अगर इसको 900 कर दूँ और फिर इसको रन कराऊँ, तो हमारे वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा 900। यानी कि वो पूरा का पूरा इंटीजर उठा के प्रिंट कर रहा है। अब देखो सेम इंटीजर तो ये भी है 8.3,
और प्रोग्राम गलत भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर में क्या डाल दिया, फ्लोट वैल्यू। अब करेगा क्या कंपाइलर इसका, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, यू। अगर मैंने यहाँ पे यू प्रिंट कराया और रन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 8, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 8.3। इसने क्या किया, हमारा सी प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। डेटा टाइप कन्वर्जन भी यहाँ पे सपोर्ट करता है सी पे। और कैसे होता है, फ्लोट को उसने क्या किया, इंटीजर पे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डेसिमल से लेके डेसिमल की जितनी भी डिजिट्स थे वो सारे के सारे हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए और सिर्फ 8 प्रिंट कर दिया। अगर मुझे पूरा प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे %f लिखूंगा फॉर फ्लोट, और जब इसको रन करूंगा मुझे पूरा का पूरा 8.3 प्रिंट होने के लिए दिखना चाहिए था, पर वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, कोई बताएगा? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं प्रिंट चाहता हूँ फ्लोट वैल्यू, पर यहाँ पे मैंने u का डेटा टाइप क्या दिया है, इंटीजर। तो इंटीजर में फ्लोट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, 000 अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 डिजिट्स। तो जब मैं इसको यहाँ से इंटीजर हटाकर फ्लोट करूंगा तब जाके हमारे को क्या करके प्रिंट करके देगा, हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 8.3। और देखो इसने 3 के बाद 000 लगा दिया है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो है 6 डिजिट की लिमिट थी, तो वो इसको पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, इंटीजर और टाइप पढ़ा, वेरिएबल की नेमिंग पढ़ी, प्रिंट कैसे करना है अलग अलग डेटा टाइप्स को वो हमने पढ़ा। अब मैं तुमको एक और चीज़ सिखा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा था कि बताऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई से। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हो सकता है कि मल्ट से हमारा कोई वेरिएबल नेम क्लैश कर जाए, यानी कीवर्ड हो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना। तो मैं इसको मल्ट के बाद एक और एल लगा देता हूँ ताकि ऐसा ना हो। हालांकि जब तक मैथ लाइब्रेरी में इंपोर्ट नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करना है किसका किसका, देखो T8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, 2 से। अब देखो बताओ क्या होगा, 2 हमने क्या किया, 2 हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ले ली, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूजिंग अ कांस्टेंट विथ अ वेरिएबल वैल्यू। हालांकि यहाँ पे 900 भी फिक्स है, पर अगर हम प्रोग्राम में कुछ ऐसा करते कि 900 की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराते, जो कि हमारा अगला लेक्चर पे होगा, इनपुट कैसे लेना है यूज़र से, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता। पर अभी इस प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। तो देखो हमारा जो है इंटीजर है और 2 भी हमारा इंटीजर है, तो हम यहाँ पे आसानी से एक नई वैल्यू लेते हैं printf, और printf में हम लोग प्रिंट कराएंगे /n के साथ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे इसको यूज़ करते हैं। /n के साथ हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं एक डिजिट, जहाँ पे वैल्यू आएगी किसकी, मल की, ठीक है। कॉमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए, फिर हम वेरिएबल का नाम देते हैं, यानी कि इंटीजर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होने के बाद वो यहाँ पर पटक के दे देना। आ जाओ आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। तो हमारा आउटपुट है 8.333, जो कि हमारे पहले प्रिंट से आया है, और फिर हमारे पास है 1800 जो कि हमारे दूसरे प्रिंट से आया है। और 1800 कैसे आया है, T8 इंटू 2। T8 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, T8 की वैल्यू थी 900, और उसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का तो वो हो जाएगा 1800। इतना सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने समझा कि वेरिएबल की नेमिंग कैसे करनी है, और 2 तरह के डेटा टाइप हमने समझे। कैरेक्टर डेटा टाइप मैंने आज छोड़ दिया है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, वहाँ उसका यूज़ ज़रूर करें। धन्यवाद।